हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूँ एबीजी के ऑनलाइन से। आइए नया चैप्टर रिवाइज करते हैं। चैप्टर नंबर 3 ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। चैप्टर नंबर 3, मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये चैप्टर है। मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये थर्ड चैप्टर है। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, उनकी लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी रिवीजन के लिए। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ये है बिजनेस से रिलेटेड एनवायरनमेंट, जो कि हमारे बिजनेस को चारों तरफ से घेरे हुए है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो हमारे ऊपर असर डालते हैं हमारे बिजनेस ऑपरेशंस पे, बट हमारा उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम पे असर डालते हैं। आइसोलेशन में आज के टाइम पे कोई बिजनेस नहीं रह सकता है। वो ये सोचे नहीं मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, ना मैं कस्टमर की सोचूंगा, ना मैं गवर्नमेंट की सोचूंगा, कानून को फॉलो नहीं करूंगा, तो ऐसा आज के टाइम में तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट हमें अपने आप को उनके अकॉर्डिंग डालना ही पड़ता है, और यही मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस में भी हमने देखा था। अब देखिए कैसे कैसे असर पड़ता है हमारे बिजनेस के ऊपर, देखते हैं। वेरियस चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, कुछ देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं एग्जाम्पल से। इंक्रीजिंग टैक्सेस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज करेगी हम पे, प्रोड्यूसर्स पे, बिजनेसमैन पे, तो अल्टीमेट असर तो उसका कंज्यूमर पे पड़ना है ना। अल्टीमेट असर तो उसका कंज्यूमर पड़ेगा। गवर्नमेंट वसूलेंगे उनसे, ट्रेडर से, और ट्रेडर उसमें चार्ज करेंगे वहाँ पे अपने कंज्यूमर से ही चार्ज करेंगे बिल में लगा करके। और असर ये पड़ेगा कि फिर अगर टैक्स ज़्यादा लगा दिया तो फिर लोग खर्च कम करेंगे। खर्च कम करेंगे यानी कि गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कम है। डिमांड कम है तो बिजनेस फिर कम रह जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया, जैसे जीएसटी के केस में सुनने को मिल रहा है हमें, तो उस केस में उसका उल्टा हो सकता है। पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया, और देखते हैं। इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, ये भी हमारे हाथ में ही नहीं है। सपोज जो बिजनेस हम कर रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही बिजनेस हमारे पड़ोस में कोई खोल के बैठ गया। अब मना तो कर नहीं सकते उससे कि भाई ये बिजनेस तो हम भी कर रहे हैं, तो तुम हमारे जैसा बिजनेस तो कर नहीं सकते, ऐसा तो बोल तो सकते नहीं है। अब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो फिर हमारे कस्टमर कट जाएंगे, हमारी सेल कम हो जाएगी, तो उसका भी हम पे असर पड़ रहा है, लेकिन हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशन ऑफ कंज्यूमर्स। अब कस्टमर का टेस्ट एंड फैशन चेंज हो गया। ये देखिए, 2 लेडीज लेफ्ट द शॉप आफ्टर बाइंग नथिंग, कुछ भी नहीं खरीदा। और लेडीज ही क्यों, मेंस भी फिकल माइंडेड होते हैं, वो भी काफ़ी सारी ऑप्शन उनके पास होते हैं और डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें क्या परचेस करना है क्या नहीं करना है। अब ये थोड़ी कह सकता है शॉपकीपर, नहीं तुमने इतने सारा कपड़े खुलवा दिए, अब कुछ ना कुछ तो खरीद करके जाओ। ऐसा ज़बरदस्ती थोड़ी सामान बेच सकते हो, नहीं आ रहा समझ में कस्टमर को, तो ये भी हमारे बिजनेस पे असर डालता है। अब कस्टमर को जो चीज़ें पहले पसंद थी हो सकता है अब पसंद नहीं है, ठीक है ना। जैसे पहले यूज़र है ना, फेसबुक पे ज़्यादा क्रेज था फेसबुक का, अब इंस्टाग्राम का क्रेज बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। आगे बढ़ते हैं, वेरियस चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। सपोज पहले ये वाले फ़ोन चलते थे, कीपैड वाले पहले चलते थे, अब स्मार्टफोन्स की डिमांड ज़्यादा है। अब तो बड़े लोग भी कीपैड वाले फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे, वो भी स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। और सपोज हम बनाते हैं कीपैड वाले फ़ोन, तो हमारा तो स्टॉक आइटम सारा ऑब्सोलीट हो जाएगा ना, तो ये भी असर पड़ रहा है हमारे ऊपर। आगे बढ़ते हैं, वेरियस चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है ना जहाँ पे, तो फिर वहाँ पे एफडीआई उतना नहीं आता, एफडीआई की कमी रहती है। स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो एफडीआई आता है। जैसे हमारे एफडीआई आ रहा है, क्यों आ रहा है, स्टेबल गवर्नमेंट है, मिली जुली सरकार नहीं थी पहले। अभी तो खैर कोलिशन वाली गवर्नमेंट ही है, लेकिन उससे पहले 10 साल तक तो मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट थी, तो खूब एफडीआई आ रहा था। और यहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहती है, जैसे बांग्लादेश ले लो, और अभी रिसेंट नेपाल ले लो, तो उसका असर ऐसा नहीं है कि हज़ारों किलोमीटर दूर हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पड़ता है बेटा। अब जैसे नेपाल का ही देख लो लेटेस्ट, हमारे 500 ट्रक फंसे रह गए। नेपाल जितना टोटल इंपोर्ट करता है ना, उसका 63% तो हम ही सप्लाई करते हैं, तो असर नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का असर पड़ता है। अभी नेपाल का पड़ रहा है, उससे पहले बांग्लादेश का भी पड़ा था, क्योंकि काफ़ी सारा टेक्सटाइल तो वहीं से आ रहा था, बांग्लादेश से ही। आगे बढ़ते हैं, और ये आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी तो पढ़ा है, वो डेक्का मुस्लिम फाइनेस्ट क्लोथ करके पहले वाले चैप्टर में,
वो यहीं का तो है। देखिए ये चैप्टर का मेन पार्ट आ गया, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 5 डायमेंशन है, आइए देखते हैं इनको एक एक करके। पहले इकोनॉमिक से चालू करेंगे। डायमेंशन में पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। हम कैसे केस स्टडी पहचानेंगे कि ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है? तो जीडीपी, जीडीपी की बातें होंगी, जीडीपी बढ़ गई कम हो गई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की चर्चा हो रही है। आगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के पास खर्च करने के लिए कितना पैसा है। देखिए फैक्टर इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में डिफरेंस होता है। एक तो होती है फैक्टर इनकम, एक होती है बच्चों डिस्पोजेबल इनकम। ये वाली फैक्टर इनकम तो वो है जो कमा रहे हैं हम, जिसके बदले हमने कोई सर्विस दी है, फिर वो पैसे मिल रहे हैं, मंथली जो पैसे मिल रहे हैं पापा को घर पे, वो तो हो गई फैक्टर इनकम। सपोज पापा कमा रहे हैं 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ पर मंथ। तो ज़रूरी नहीं है कि आप खर्च भी 50,000 ही करोगे, हो सकता है 55 खर्च कर लो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, चौंकी मत। कैसे कर सकते हो ऐसा समझो। अब जैसे कि अभी कुछ ही दिनों में दिवाली आ रही है। अब दिवाली के बाद वो दौज आती है। दौज वाले दिन देखिए मामा घर पे आते हैं, मम्मी उनको टीका करती हैं और मामा मम्मी को पैसे दे के जाते हैं, और जाते जाते वो हमें और आपको भी पैसे देते चले जाते हैं। मेरे मामा जी अभी तक मुझे पैसे देते हैं, मैं उनसे कहता भी हूँ अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी दे जाते हैं 100-200। तो देखिए, तो जो हमें जो पैसे मिल रहे हैं मामा जी से, उसके बदले में हमने उनको कोई सर्विस तो दी नहीं है उनको, लेकिन फिर वो पैसे वो मिल रहे हैं। इस तरह की इनकम को बोलते हैं ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं, जो कि डिस्पोजेबल इनकम में शामिल हो जाएगी। पापा ने कहा मैं 50,000, 2-2.5 रुपये यहाँ से मिल गया, तो आप 52,000 अराउंड खर्च कर सकते हो। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मामा ने दिए इतने और हमारे मम्मी पापा ने उनके बच्चों को ज़्यादा दे दिए, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो उस केस में डिस्पोजेबल इनकम आपकी कम हो जाएगी, 48,000 ही खर्च करोगे। समझ में आ रहा है ना डिस्पोजेबल इनकम और फैक्टर इनकम में डिफरेंस। फैक्टर इनकम वो है जो आप एक्चुअल में कमा रहे हो, और डिस्पोजल क्या है जो आप एक्चुअल में खर्च कर रहे हो, ट्रांसफर इनकम को प्लस माइनस करने के बाद। अगर ये इनकम ज़्यादा होती है लोगों की तो फिर अच्छा रहता है बिजनेसमैन के लिए, जीडीपी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जीडीपी हो गया, डिस्पोजल इनकम हो गया, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है? वैल्यू ऑफ रूपी इन टर्म्स ऑफ डॉलर। डॉलर के टर्म्स में रुपए का क्या भाव है, ये हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट वाला चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आगे जाके कुछ दिनों बाद हम वो फॉरेन एक्सचेंज रेट का भी उसमें रिवीजन कर लेंगे, और प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियोस की लिंक आपको शेयर कर देंगे। आप उसमें डिटेल में सीख सकते हो कि यार डॉलर में ही क्यों कंपैरिजन करते हैं रुपए का, है ना। हर चीज़ डॉलर में। आरबीआई के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, डॉलर में। कितने एफडी आया, डॉलर में। ये डॉलर का डोमिनेशन क्यों है, वो सारा मैंने उसमें बताया हुआ है, वहाँ पे देख सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ रूपी के बाद नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। ये भी क्लियरली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। महंगाई बढ़ेगी, नेगेटिव असर पड़ेगा, लोगों की डिस्पोजल इनकम कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नेक्स्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस। वैसे तो 23 से 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बट पॉपुलर तो 2 ही हैं ये। एक तो आपका बीएससी और एनएससी है। सेंसेक्स जो है बीएससी का इंडेक्स है। सेंसेक्स अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं बुल मार्केट, यानी लोग पैसा लगा रहे हैं खूब। और बियर मार्केट का मतलब है, बियर मार्केट का मतलब है लोग पैसा लगा नहीं रहे, पैसा निकाल रहे हैं, ये होता है बियर मार्केट। तो इससे भी असर पड़ता है इकोनॉमी पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का मतलब है जो आरबीआई जो डिसाइड करता है, उनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो सीआरआर एसएलआर हमने पढ़े थे ना बैंकिंग वाले चैप्टर में, वो ही है ये। देखिए आगे देखेंगे। इंटरेस्ट रेट से डायरेक्टली वो क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर तमाम जो हो सकते हैं पॉसिबल वो हमने शामिल कर लिए यहाँ पे। केस स्टडी को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है फिर इस केस में। सेकेंड डायमेंशन है सोशल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक का तो हम पे डायरेक्ट असर पड़ता है, सोशल का डायरेक्ट नहीं पड़ता है, उसका इनडायरेक्ट असर पड़ता है हम पे। सोशल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कस्टम एंड ट्रेडिशन पहली चीज़, किस तरह की वहाँ पे
परंपराएं, किस तरह की प्रथाएं हैं। अगर यूथ ज़्यादा है तो देखेंगे वहाँ पे बात बात पे पार्टी हो रही है, किसी का बर्थडे तो पार्टी हो ही रही है, न्यू ईयर आ गया तो पार्टी, टीचर डे आ गया तो पार्टी, है ना, कोई क्वेश्चन का आंसर आ गया तो पार्टी, है ना, और कुछ नहीं तो छुट्टियाँ हो रही है 4 दिन की तो पार्टी, और जरा जैसी बात हो पार्टी हो रही तो उस केस में फिर उसी टाइप की गुड्स एंड सर्विस आपको देखने को मिलेंगे। या जैसे अगर आप साउथ में चले जाएं तो वहाँ पे ना ऑर्नामेंट ज़्यादा पहनते हैं। गुजरात चले जाओ, साउथ में चले जाओ, वहाँ पे लेडीज़ रात में सोने चांदी के ज्वेलरी पहन के घूमती रहती हैं, उन्हें कोई डर ही नहीं है। तो वहाँ का ट्रेडिशन अलग है। और साउथ में थोड़ा और जाएं तो जैसे बालों में वो पर्टिकुलर गजरा लगाते हैं, तो वहाँ का ट्रेडिशन वहाँ पे ज़्यादा है। तो हर किसी एरिया का ट्रेडिशन कस्टम अलग अलग है, तो इन चीज़ों का बिजनेस पे भी असर पड़ता है हमारा। आगे बढ़ते हैं कस्टम एंड ट्रेडिशन के बाद। कस्टम एंड ट्रेडिशन में ही फेस्टिवल्स, ठीक ना, फेस्टिवल किस स्केल पे मनाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा इंडिया है तो केवल ये हम दिवाली है, ईद ही सेलिब्रेट करते हैं। भले क्रिश्चियनिटी में लोग कम है लेकिन फिर भी क्रिसमस भी हमारे यहाँ खूब धूमधाम से बनता है। साउथ में जाएं तो वो ओणम करके वो भी ज़्यादा बनता है। तो ये भी कस्टम एंड ट्रेडिशन का ही पार्ट है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। और कस्टम एंड ट्रेडिशन का ही पार्ट हो जाए, जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट है तो उसी की हैट पहनेगा, उसी का करेगा काम, ठीक ना, ये भी इसी में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सोशल एनवायरनमेंट में ही। आगे सोशल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं आजकल, जैसे इंस्टाग्राम पे ट्रेंड्स क्या चल रहा है, ऐसे सोशल ट्रेंड भी हो सकता है लोग हेल्थ को लेकर के ज़्यादा आजकल कॉन्शियस हों, तो हो सकता है वो मैगी वगैरह इन सब चीज़ों को बैन कर दें, वो यूज़ ही नहीं करें। ये रियल इमेज है, बच्चे ही सड़क पे आ गए थे, हमें मैगी नहीं चाहिए, मैगी इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक ना। मैगी मुक्त जोधपुर, ये राजस्थान का है। तो फिजिकल फिटनेस को लेकर के ट्रेंड ज़्यादा, तो वहीं के उसी टाइप के गुड्स एंड सर्विस की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। आगे बढ़ेंगे। और मैगी जैसी कंपनी, नेस्ले जैसी कंपनी को भी नुकसान हो सकता है फिर इस केस में। सोशल ट्रेंड में ही वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आ जाएगा, जिसका भी एग्जांपल लिया था, ठीक ना। ये देख रहा हो तो कितने सारे कपड़े हैं। अच्छा देख के बताओ कितने लोग हैं इसमें, कमेंट में करके बताना मेरे को कितने लोग हैं इसमें, इस दुकान पे। देखिए 4 लोग दिखाई दे रहे हैं लेकिन 5 इस कपड़े के अंदर है, वो उस कपड़े के ढेर के अंदर है। मुझसे तो एक बार बच्चे ने कहा था, सर मतलब मेरा दोस्त है, वो बता रहा था कि उसके दादाजी मतलब कितने अच्छे दुकानदार थे कपड़े के। मतलब ये समझाने के लिए कि ये साड़ी का धागा कितने पक्के धागे से बना हुआ है, वो समझाने के लिए, लेडीज़ को समझाने के लिए वो गले में बांध के फिर पंखे से लटक गए। फिर वो बोलता है कि यार ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, बुरा ये नहीं हुआ कि दादाजी मर गए, बुरा ये हुआ कि फिर वो उस लेडी ने साड़ी फिर भी नहीं ली। क्यों? अब इसका रंग ठीक नहीं है। तो खैर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में ये सब चीज़ें आएंगी। कोई चीज़ पहले फैशन में थी, अब फैशन में नहीं है, ज़बरदस्ती तो बेच नहीं सकते उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा नहीं लेडीज ही फिकल माइंडेड, कोई भी फिकल माइंडेड हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अगर पुराने ख्यालात के लोग हैं तो वो रॉड यूज़ कर रहे होंगे, या अब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर अपलिफ्ट होगा तो वो गीज़र वगैरह यूज़ करेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उसी टाइप के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सोशल एनवायरनमेंट में ही आता है, और सोशल एनवायरनमेंट में ही लोगों का एजुकेशन लेवल भी आएगा। लोगों का पढ़ाई लिखाई का लेवल कैसा है, इसका भी बिजनेस पे असर पड़ता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सोशल एनवायरनमेंट में ही प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन वर्कर्स, इकोनॉमी में ह्यूमन पार्टिसिपेशन कितना है, तो ये भी सोशल एनवायरनमेंट में ही आएगा। अगर महिलाओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये पॉजिटिव माना जाता है सोसाइटी के लिए, इकोनॉमी के लिए, और नहीं है तो वो बैकवर्डनेस की निशानी मानी जाती है। देखिए आगे बढ़ते हैं। सोशल एनवायरनमेंट में ही आगे लिखेंगे कंजम्पशन हैबिट, लोग किस टाइप के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। चलो ये तो टूथपेस्ट वगैरह हो गया। अब जैसे फ़ोन में ले लें, लोग आईफोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऐसी कार में कौन सी ब्रांड ज़्यादा यूज़ करते हैं, कंजम्पशन हैबिट क्या है, वो भी सोशल एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। आगे बढ़ेंगे।
पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, थर्ड डायमेंशन। जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा ना था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल में ही आगे एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप। डिफरेंट ग्रुप का मतलब किस सेक्टर को सब्सिडी दे रहे हैं, किस सेक्टर पे टैक्स ज़्यादा लगा रहे हैं, ये सब चीज़ें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ही हिस्सा हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी दे रहे हैं तो वो थोड़ा फेवर में, तो उसके फेवर में वो उस वाली इंडस्ट्री को थोड़ा सा पॉजिटिवनेस मिलेगी, ठीक है ना, वो ज़्यादा फ्लोरिश कर सकते हैं। और जहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगा देंगे, जैसे तम्बाकू, सिगरेट, शराब, इन पे 40% ले आए हैं ये, तो फिर उनको थोड़ा सा सेटबैक फील होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लीगल एनवायरनमेंट। लीगल, कभी कभी कानून का असर भी हमारे ऊपर पड़ता है, जैसे स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट्स पे ना चाहते हुए भी। अब तो खैर और भी ज़्यादा लिखना पड़ता है, अब तो खाली इमेज है, अब तो वो फेफड़ों के फोटो भी लगाने पड़ते हैं इन कंपनियों को। और हाँ, अब तो शराब के ऐड भी बंद हो गए हैं। ये शराब की बोतल मैंने हटा तो दी है, लेकिन शायद दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो अब ऐसे सेलिब्रिटी पहले ऐड करती थी, वो सब बैन हो चुका है, अब सेलिब्रिटीज़ को नहीं ला सकते ये, लेकिन फिर भी ले आते हैं। ये शराब की कंपनी है, लेकिन उसको किसी और नाम से बेच देंगे, सोडा करके, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं समझे तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, अब देखो लीगल एनवायरनमेंट में नेक्स्ट चाइल्ड लेबर, जो कि बैन है किस एक्ट के थ्रू, 1986 के थ्रू। इसी में वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आया था इसी ईयर। ये 80s के टाइम पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स आए थे। वैसे तो पूरा नाम है इस एक्ट का चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। इसी एक्ट में लिखा हुआ है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फैक्ट्री में काम करवाना बिल्कुल इलीगल है। पकड़े गए तो ना केवल एडल्ट के हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी, बल्कि जुर्माना और लगाना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है, ठीक ना। और क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन एक्ट भी दे रखा है, वो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर रखी है ना, 86 अमेंडमेंट में। और वहाँ बच्चों से काम भी करवाएं, तो उसको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसमें। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल रखा है कि हमने फैक्ट्री ऑफिस में 6 से 14 साल तक के बच्चों नहीं ले सकते। बिजनेस पर असर पड़ेगा, क्योंकि बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं ये, और कम में काम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने शिकायत कर दी, चुगली कर दी, तो वहीं पे हम फंस जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं लीगल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। इसी के तहत तो फिर हमें जो हम देखते हैं ना अपने प्रोडक्ट पे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी कब होगी, कैसे यूज़ करना है, वो इसी एक्ट की वजह से ही है, 1986 के एक्ट की वजह से ही है। अब तो क्या नया एक्ट आ गया 2019 का, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। पहले क्या था, सोच के देखो, हम प्रोडक्ट खरीदे, हमें पता ही नहीं है कब बना है, कब एक्सपायर होगा, कुछ नहीं लिखा होता था ना बैच। अब तो सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं इनको, इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, कैसे यूज़ करना है, वो सब इस एक्ट की वजह से ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो डिमोनेटाइजेशन किया था ना गवर्नमेंट ने 500,000 के नोट, वो पॉलिटिकल में चला जाएगा आपका। अब नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये वाला एग्जांपल तो डिस्कस कर ही लिया था। अब ये देखो, थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखो, शायद आप में से ज़्यादातर को पता नहीं होगा ये। यस, ये बैटरी बन चुकी है, पावर अप टू 50 ईयर्स। मतलब एक बार कोई डिवाइस चार्ज हो जाए, मतलब जिस डिवाइस में ये बैटरी लगेगी और वो चार्ज हो जाएगा फुल चार्ज, तो 50 साल तक चलेगी वो डिवाइस। हम तो कह रहे हैं 50 नहीं 25 साल भी चल जाए तो भी बहुत है। यानी एक बार चार्ज, इसका चार्जर तो आप भूल ही जाओगे 100%। नेक्स्ट जनरेशन भी यूज़ करेंगी उस पर्टिकुलर डिवाइस को। तो इस तरह की बैटरी आने के बाद फिर तो वो ड्यूरोसेल, पैनासोनिक, एवर रेडी, ये सब तो ख़त्म हो जाएंगी। फिर तो अभी मास प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो गया है, जैसे ये आएंगे ना मार्केट में, तो फिर बाकी बैटरीज का तो काम ही खत्म हो जाएगा। आपने शायद इसलिए सुना है क्योंकि बैटरी बनी है चाइना में, वहाँ पे इसका पेटेंट भी ले चुके हैं, ये मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। तो बैटरी मार्केट भी ख़त्म होने वाला है आगे जाके। तो आगे जाके आप सोच रहे हैं कि हम तो बैटरी वाला काम करेंगे, तो मत करना बेटा। आगे देखते हैं टेक्नोलॉजिकल में। तो नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाती है। फोटोस्टेट मशीन आ गई, कार्बन पेपर खत्म हो गए, पूरी तरीके से तो खत्म नहीं हुए, बिल में तो अभी भी लगते हैं ये,
जो हाथ से बनाते हैं, एक कार्बन पेपर नीचे रखते हैं, ऊपर लिखते हैं, नीचे चिपके जाता है, लेकिन अब बहुत ही कम यूज़ रह गया इनका, फोटो स्टेट से ही काम हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, 5 डायमेंशन हो गए। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हालांकि ये पहले था, लेकिन पहले हमने सोचा कि पहले ये डायमेंशन पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फीचर देखते हैं, तब ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। तो देखिए पहला फीचर है टोटल ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल एनवायरनमेंट। स्पेसिफिक का मतलब जिनका सीधा सीधा असर हम पे पड़ रहा है, और जनरल सीधा सीधा नहीं पड़ रहा, सब पे पड़ता है उसका असर, इनडायरेक्ट असर पड़ता है। तो देखिए जनरल एनवायरनमेंट में क्या कौन कौन से एग्जांपल आएंगे, सोशल और लीगल, वो कस्टमर वाला, और लीगल एनवायरनमेंट, इनका असर हम पे इनडायरेक्टली पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। जनरल और स्पेसिफिक में वो आ जाते हैं जिनका असर सीधे सीधे पड़ेगा, जैसे कंपटीशन, कॉम्पिटिटर आ गया बराबर में ही हमारे, उसका असर हम पे सीधा पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है क्लोजली इंटर रिलेटेड। जो तमाम डायमेंशन है ना बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आपस में इंटर रिलेटेड है, उनके बीच में रिलेशन है। जैसे सपोज अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाए, यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो सोशल एनवायरनमेंट पे उसका असर देखने को मिलता है। अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो अपलिफ्ट हो जाएगा। लोग वो रॉड से इस पे आ जाएंगे, गीजर पे, लोग कूलर से एसी पे आ जाएंगे, लोग वो टीवी से, जो पहले कूबड़ वाले टीवी चलते थे ना, पहले जिनका कूबड़ निकला रहता था, एलईडी पे आ जाएंगे, है कि नहीं है। तो सोशल एनवायरनमेंट पे भी उसका असर पड़ता है। तो डायमेंशन आपस में क्लोजली इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट, हाँ बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, लगातार चेंज होता रहता है। कस्टमर का टेस्ट एंड फैशन, आज उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आज पसंद आ रहा है, कल पसंद नहीं आए, ये भी तो बात है ना। फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। जैसे आज कंपटीशन नहीं है मार्केट में, हो सकता है लेकिन बाद में आ जाए कंपटीशन। आज गवर्नमेंट की पॉलिसी हमारे फेवर में है, लेकिन हो सकता है कल ना रहे, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो फिर काम खराब हो सकता है या और भी अच्छा हो सकता है। तो एनवायरनमेंट फिक्स नहीं रहता है, ये लगातार चेंज होता है। जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखो, ये वाला एग्जांपल मैंने लगाया है, ये देखो कंप्यूटर का एवोल्यूशन देखो। अब तो टैबलेट, अब जो अब पता नहीं क्या होगा, अब हो सकता है मोबाइल के फॉर्म में ही आ जाए। आगे बढ़ते हैं और देखिए डायनामिक के एग्जांपल। ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आ गए अब हम। अब दिवाली की शॉपिंग भी की जाएगी, ई कॉमर्स साइट से ज़्यादा शॉपिंग हो रही है अब तो इस समय, मतलब ज़्यादा तो नहीं लेकिन पहले के मुकाबले बढ़ रहा है। पिछले साल लगभग 92,000 करोड़ रुपीस की ऑनलाइन शॉपिंग हुई थी, और अब की बार ऐसा एस्टिमेट है कि अब की बार होगी 1,20,000 करोड़ की ऑनलाइन शॉपिंग। और ऑनलाइन शॉपिंग में यही है, ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अब तो क्विक कॉमर्स साइट भी आ गई है, जेप्टो, मीशो, इंस्टामार्ट, जियो मार्ट करके। लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आगे कितनी सारी लोगों को शॉपिंग कर रहे हैं लोग। अब आप सोच रहे हो कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वाह कितनी अच्छी बात है। लेकिन अब ये तो देखो कि ये सेल बस कुछ ही कंपनियों के हाथ में है, कुछ ही ई कॉमर्स साइट के हाथ में है बस, और बाकी जो हज़ारों लाखों, अगर पूरे देश की बात कर लें, हज़ारों लाखों जो रिटेलर बैठे हुए हैं ऑफलाइन, उनका क्या होगा बेचारों का। और अभी तो वो मूवमेंट भी तो चल रहा है, क्विक इंडिया मूवमेंट, इन लोगों की तरफ से, ऑनलाइन वालों की तरफ से। लेकिन वो जो लाखों दुकानदार हैं उनका क्या होगा। बेटा मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि मतलब ज़्यादातर सेल है ना, ये 8-10 ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स कंपनीज के पास ही रह जाएगी, लगभग आधी सेल, 50% सेल, और बाकी 50% बेचना है इन लाखों लोगों को। इसे ही बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन तो यही है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ऑनलाइन बिल्कुल बंद कर दो, ये हो भी नहीं सकता है। और बस हाँ ये है कि जैसे 4 आइटम खरीद रहे हो तो कम से कम 1 या 2 आइटम तो ऑफलाइन खरीद लो। बेचारे वो जो लाखों रिटेलर हैं वो पूरे साल वेट करते हैं कि यार दिवाली पे हमारा कुछ होगा, हो सकता है। और पहले के ज़माने में तो दिवाली पे जिनके व्यापार ठप पड़ रहे होते तो वो भी चलने लग जाते थे, वो भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारा और आपका, कि कस्टमर आएंगे हमसे खरीदेंगे। और घर पे ये नहीं कहना कि सर ऐसे कह रहे थे ई कॉमर्स से कुछ खरीदेंगे नहीं, फिर तो जो खरीदने जा रहे थे वो भी नहीं खरीदेंगे फिर लोग। ये है कि 4 में से 1-2 आइटम तो ऑफलाइन खरीद लो, है ना।
भाई इन्हें भी तो दिवाली मनाने का पूरा पूरा राइट है। दिवाली खाली यही कंपनियां क्यों बनाएं, ई कॉमर्स साइट ही क्यों बनाएं? ठीक है ना, कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे ई कॉमर्स साइट के बारे में कि क्या वास्तव में इतना डिस्काउंट मिलता भी है या सब फेक फेक है। एक एग्जांपल में तो एक ने ट्वीट किया था, कोई पर्टिकुलर मोबाइल था, ये क्विक इंडिया मूवमेंट या फेस्टिवल सीजन के टाइम पे, तो सपोज वो ऑफर कर रहे थे 11,999 में, और इस पर डिस्काउंट दे रहे थे 30%, लेस 30% या 30% ऑफ। उन्होंने ट्वीट किया था और ये ऑफर से पहले इस मोबाइल की कॉस्ट थी 10,999 का ऑफर कर रहे थे। फेस्टिवल सीजन आ गया तो एमआरपी बढ़ा दी उसकी। तो देखा जाए तो अल्टीमेटली तो ये फ़ायदा ही है इनका। हमें लग रहा है डिस्काउंट है, लेकिन वास्तव में तो पहले से ज़्यादा में बेच रहे हैं वो। ऐसे और भी तमाम केसेस थे, खैर कभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो देखिए डायनामिक है, लगातार चेंज हो रहा है, बाहर की दुनिया लगातार चेंज हो रही है बेटा, अनसर्टेन है, पता नहीं अगली सेकंड क्या हो जाए। क्या किसी ने सोचा था 8 नवंबर 2016 को 8 बजे तक भी कि ऐसा हो जाएगा, 500,000 के नोट बैन हो जाएंगे? इवन जब मैसेज आया था ना मेरे पास, मुझे लगा था किसी ने मजाक किया है यार, फेक न्यूज़ फैल रही है। फिर बाद में मैंने जब देखा, मैं उस समय एक बच्चे को पढ़ा रहा था, फिर बाद में जब मैंने देखा उसके जाने पर 8:30 पौने 9 बजे वही न्यूज़ चल रही थी, बस हकीकत में ही बैन हो गए थे। तो एनवायरनमेंट अनसर्टेन भी है, पता नहीं क्या हो जाए बाद में, कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स सेंस में देखो असर तो पड़ता है हमारे ऊपर, लेकिन कितना असर पड़ता है इसको मेजर तो नहीं कर सकते ना। जैसे सपोज टीचर है ना, किसी बच्चे को डांट रही है क्लास में, टीचर किसी बच्चे को डांट रही है। अब कुछ बच्चे तो समझ जाते हैं बात को, कुछ नहीं समझते, और कुछ मिडिल में रह जाते हैं। कुछ बच्चे तो बिल्कुल समझ गए और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझे। तो टीचर की डांट का असर कितना पड़ेगा, क्या इसको एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो? ऐसे ही बाहर की दुनिया का असर किस बिजनेस पे कितना पड़ेगा, एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। उसी सेंस में ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि हो सकता है कोई प्रोडक्ट आपका किसी एरिया में चल रहा हो, बिल्कुल नहीं चल रहा हो दूसरे एरिया में। अब जैसे हिल स्टेशन वाले एरिया, यहाँ पे तो एसी की डिमांड होगी नहीं, लेकिन जो हमारे वाले एरियाज हैं, जो हम नॉर्थ में जो रहते हैं, वहाँ पे तो एसी की डिमांड भरपूर है। साउथ में चलेंगे वहाँ पे भी एसी की डिमांड बहुत है। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, कहीं पे असर ज़्यादा है, कहीं पे असर बिल्कुल भी नहीं है। एरिया टू एरिया, टाइम टू टाइम वेरी करता है, ठीक है ना, टाइम टू टाइम भी वेरी करता है विद इन एन एरिया में। तो आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट देखते हैं। इंपॉर्टेंस बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर स्टडी करते हैं तो उसका फायदा क्या है? बेटा फायदा ही फायदा है। एक पुराने व्यापारी मारवाड़ी कह गए थे कि भैया जैसे गाय जितना चरेगी, जितना घूमेगी, उतने ज़्यादा दूध देगी। ऐसे ही एक व्यापारी मार्केट में जितना ज़्यादा घूमेगा, जितना ज़्यादा अपडेट लेगा, उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा वो। जितने ज़्यादा मार्केट की नब्ज को समझेगा, उतने ज़्यादा उसके लिए फ्यूचर में ग्रो करेगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी तो ज़रूरी है ही है। कैसे ज़रूरी है देखते हैं। हैज़ टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ कहाँ मौके हैं उनको हम पहले कैच कर सकते हैं। जहाँ जहाँ मौके हैं पहले हम उनको कैच कर सकते हैं। जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हीं का बिजनेस हम कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में अपॉर्चुनिटी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए आगे जाके, ठीक ना। तो हम इसमें अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। इवन घरों की छतों से भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग की जा सकती है और इको फ्रेंडली भी है और एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट भी करेंगे हम प्लस। और हाँ, इसमें जो फूड निकल करके आता है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हेल्दी होता है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, वो ज़्यादा प्राइस भी बिक सकता है। ये हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। तो एक तो ये वाली अपॉर्चुनिटी हो गई ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली। और भी हम मार्केट में तमाम अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जैसे सर्दियों के टाइम पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एयर पॉल्यूशन, तो हम एयर प्योरीफायर का बिजनेस कर सकते हैं। इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और भी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। आप लोग अपने हिसाब से बताना, आज के करंट सिनेरियो में आपके हिसाब से सीरियसली कमेंट करना कि आप लोगों के हिसाब से क्या आजकल अपॉर्चुनिटी है,
किस बिजनेस में सक्सेस हो सकती है, ठीक ना, आपने हिसाब से कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं। और देखिए एक एग्जांपल और मैंने डिटेल में समझाया था, ये है रोशनी नडार, जो पार्ले ग्रुप है ना, उसी में से पार्ले ग्रुप का ये फ्रूटी भी। पहले फ्रूटी ना ऐसे येलो पैक में नहीं होता था, पहले वो ग्रीन पैक में आता था। तो जब ये बनी थी ना, जब इन्होंने कमान संभाली थी, तब इन्होंने पहले फ्रूटी के पैक को पहले ग्रीन से येलो में ही करवाया। एक्चुअली क्या, इनके फादर है ना, इनकी कोई लड़का तो था नहीं, दोनों बेटियां थी। तो उन्होंने सोचा मेरी बेटी तो बेटों के बराबर ही हैं। तो इनके संग में क्या था, जैसे ये स्कूल से लौटती थी ना, तो घर पे नहीं आती थी और पापा के साथ फैक्ट्री में ही या बिजनेस के ऑफिस में ही जाती थी। ये बिजनेसमैन का बेसिक सा रूल है, अगर बच्चे को आपको बिजनेस ही कराना है तो भले ही वो होमवर्क आपकी दुकान पे ही करे, उसको दुकान पे भेजने की आदत डालो, ताकि वो दुकान के आसपास की चीज़ें जो हो रहा है ना, उससे भी बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। कैसे बातचीत हो रही है, कस्टमर क्या कह रहा है, पापा क्या बातचीत कर रहे हैं फ़ोन पे, कैसे डील कर रहे हैं, इनसे ही बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है। और वो इन्होंने किया था अर्ली एज में, और लगभग 16-17 साल की होंगी तब इन्होंने कमान संभाल ली थी। और जैसे इन्होंने, इनके आने के बाद ही ये जो फ्रूटी है, इसकी सेल 300 करोड़ से ऊपर की हो गई थी, और पहले इसकी सेल इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डिटेल में बात मैंने प्लेलिस्ट में आपको लिंक भेज देंगे, उसमें मैंने करी है उसमें, ठीक है ना। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स यानी कि जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है जो हमारे बिजनेस पे असर डाल सकता है। जैसे रेस्टोरेंट में, अब रेस्टोरेंट के लिए थ्रेट्स क्या हैं, जोमेटो स्विगी हैं। अब आप कहोगे सर जोमेटो स्विगी की वजह से तो सेल बढ़ रही है। मेरे हिसाब से थ्रेट ये है सेंस में, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये थ्रेट अभी तो ऑफर नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में करेंगे 100%। इनके पास देखो सारा डेटा है यूज़र का, और इन्हें ये भी पता है कौन से एरिया में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है, कौन सा प्रोडक्ट का प्राइस किस एरिया में ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। जोमेटो स्विगी के पास हमारी सारी फूड हैबिट्स हैं, उनके पास सारा डेटा है। और हाँ, कुछ कुछ रेस्टोरेंट तो ऐसे हैं जिनके 30 से 40% की सेल इन्हीं पे डिपेंडेंट है। थ्रेट इस सेंस में है कि जब ये फ्यूचर में ना अपने रेस्टोरेंट खोल लेंगे, बेटा ये देख लेना, और जब अपने रेस्टोरेंट खोलेंगे ना तो उनको कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, इतना सॉलिड डेटा होगा इनके पास। उसी एरिया में खोलेंगे, वही प्रोडक्ट लेकर के आएंगे जहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो अभी से इनको प्रिपेयर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अपनी सर्विस को और इम्प्रूव करना चाहिए, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर के आनी चाहिए, बजाय स्विगी और जोमेटो पे डिपेंडेंट होने के बजाय, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो थ्रेड्स को पहले ही पहचान लो। एज ही वो सेल, बैटरीज अगर आप बेच रहे हो तो उसकी उस पर डिपेंडेंसी कम करो भैया, उनकी डिपेंडेंसी कम करो, उनका प्रोडक्शन पहले से कम करो, किसी और चीज़ का प्रोडक्शन करो अभी से, क्योंकि फ्यूचर में ये होने वाला है। वो लार्ज स्केल पे ही बनाना चालू कर दिया है, जैसे मार्केट में आएगा भले ही ज़्यादा प्राइस पे बिकेगा, लेकिन लोग खरीदेंगे उसको, देख लेना। तो ये थ्रेड्स के कुछ एग्जाम्पल हो गए। आगे बढ़ते हैं। वही जोमेटो स्विगी का मैं बता रहा था। तो बेटा स्टार्टिंग के दो ही फायदे पढ़ के समझ में आ रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन फिर भी और फायदे देखते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प इन प्लानिंग। हमें प्लानिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी बनानी है, तो वहाँ पे भी बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी फायदे करती है हमारी। जैसे देखो ये जियो का ऐड था, ये अभी तो क्या जियो हॉटस्टार है जो आप लाइव मैच देखते हो, ब्रॉडकास्टिंग राइट जियो और स्टार टीवी दोनों ने अलग अलग परचेज करे थे बीसीसीआई से 24 हज़ार करोड़ रुपए में, और फिर ये ऐड निकाल रहे हैं। जियो कह रहा है बैठ के देखो, और बैठ के क्यों देखो, वो बता रहे थे, मोबाइल में आप तमाम फीचर देख सकते हैं, है ना, पॉज कर सकते हैं, ऐसे जूम कर सकते हैं, स्पाइडर कैमरे से भी देख सकते हैं, तमाम तरीके से आप कर सकते हैं। ये जियो ने करा था ऐड। और ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया, वो MS धोनी, थाला फॉर अ रीजन, है ना। एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं देखो अपनी। तो स्टार टीवी ने देखो जियो MS धोनी को लेकर के आए, तो स्टार टीवी लेकर के आगे लो बेटा विराट कोहली, इनकी भी फैन फॉलोइंग कम थोड़ी है। और इन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने देखो टीवी वाले ब्रॉडकास्टिंग राइट परचेज कर रखे थे ना स्टार टीवी ने, तो इन्होंने कहा नहीं, टीवी में देखो ना मैच, ग्रुप में देखो मैच, उसमें मजा आएगा, शोर करके देखो, वहां पे आता है आनंद। तो
तो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से ही पॉसिबल है बेटा। ये ऐसे पहले पेप्सी कोक के ऐड आते थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, हमें रिसोर्सेज को उन्हीं जगह लगाने चाहिए जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस वाले सिनेरियो में जाना सही रहेगा। लेकिन मैं एक बात और ऐड कर दूँ संभल करके, अभी कुछ टाइम पहले नितिन गडकरी जी ने कहा भी था अब सब्सिडी की जरूरत नहीं है तुम लोगों को देने की, तो हो सकता है आगे जाके सब्सिडी विड्रॉ कर लें, ये जैसे 1991 के बाद विड्रॉ कर ली थी, हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी सब्सिडी विड्रॉ करना चालू कर देंगे। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ सब्सिडी आगे कंटिन्यू करेंगे लॉन्ग ईयर्स तक, तो इस सेगमेंट में जाना सही रहेगा अगर हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलेगी, तो अपने रिसोर्सेज को यहाँ पे लगा सकते हैं हम। आगे बढ़ सकते हैं। कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, तेजी से जो बदलाव हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डालने में भी तो मदद रहती है, ताकि हम लॉन्ग रन में भी टिके रहें। पहले होती सपोज मैनुअल अकाउंटिंग, अब तो मैनुअल अकाउंटिंग से ज़्यादा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ज़्यादा क्रेज़ है। टैली हो गया, मार्क हो गया, अगर आपकी मेडिकल शॉप है ना पापा की, तो वो मार्क सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे। तो पहले हाथ से बिल बनते थे, अब सारा कंप्यूटराइज हो गया, तो हमें लगातार टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, हमें भी, है ना। आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को भी तो इम्प्रूव करने में आसानी रहती है, हमें हेल्प होती है। कैसे हेल्प होती है? अब जैसे उन्हीं का एग्जांपल लूँ, स्विगी जोमेटो का एग्जांपल लूँ मैं, अगर ये दोनों स्टार्टअप हैं, इन दोनों को आज तक कोई प्रॉफिट तो आ नहीं है। जोमेटो का प्रॉफिट आपने सुना होगा लास्ट ईयर, लेकिन वो जो इनको प्रॉफिट हुआ था ना, वो अगर इनकी बैलेंस शीट ध्यान से देखें तो वो एफडी की इनकम से हुआ है। जो इनका मेन बिजनेस है ना फूड डिलीवरी का, उससे तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, ना इनको हो रहा ना स्विगी को हो रहा। तो फिर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करी। स्विगी तो लेकर के आया आपका इंस्टामार्ट लेकर के आया, जोमेटो लेकर के आया आपका ब्लिंकिट, ये लेकर के आए हैं अपनी, और ब्लिंकिट काफी बढ़िया चल रहा है इनका। और जोमेटो तो अब डिस्ट्रिक्ट ऐप पे भी काम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट ऐप आपने नहीं सुनी हुई तो बहुत जल्द सुनने वाले हैं इसके बारे में। आपने बुक माई शो सुना है? बुक माई शो, इस पे आप मूवी टिकट वगैरह बुक करते हो ना, बस वैसा ही है डिस्ट्रिक्ट ऐप। इस पे ना केवल मूवी की टिकट बुक कर सकते हो, बल्कि कोई लाइव कॉन्सर्ट है, कोई जादूगर का शो है, वो भी इस पे बुक कर सकते हो। पूरा कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करेंगे डिस्ट्रिक्ट ऐप में। तो लगातार अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं। ऊपर से जोमेटो वाले ना रेस्टोरेंट वालों को सब्जी प्याज और सप्लाई करते हैं, यार तुम मार्केट से खरीद, तो हमसे ही खरीद लो, इस चीज़ की भी सप्लाई करते हैं। स्विगी इंस्टामार्ट लेकर के आया है, एक और लेकर के आया है स्विगी जिनी करके। अब जिनी पता नहीं जेड है कि जे है, वो देख लेना आप, ठीक है ना। स्विगी जिनी, जैसे घर पे आप कोई चीज़ भूल गए तो स्विगी जिनी करके आप मंगा सकते हो अपने घर पे ही, वो भी लेकर के आए हैं। तो हम उन्हें लग रहा है कि इससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। एनालिसिस की, लोगों में फूड जब तक डिस्काउंट दे रहे थे लोग खरीद रहे थे, तब तक सामान मंगा रहे थे खाना। अब डिस्काउंट देना उन्होंने बंद कर दिया, स्विगी लोगों ने मंगाना कम कर दिया। भली ऐड चाहते अच्छे अच्छे देते हैं, हमारे मोबाइल पे बहुत अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आते हैं। एक बार तो नोटिफिकेशन मेरे फ़ोन पे ही आया था ऐसे करके, नमस्ते करके, और फिर नीचे लिखा होता, जब मैंने उस पर टैप किया तो नॉट सेइंग नमस्ते, मेकिंग नान वांट, ऐसे। आपके पास भी तो हम मैसेज आते होंगे जोमेटो कैसे, बड़े इंटरेस्टिंग से। तो उससे लेकिन उनको कोई ज़्यादा बिजनेस इनका चला नहीं, तो उन्होंने और आगे अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करी है नए नए सेगमेंट में आकर के। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, हाँ वो स्विगी जिनी, ना वो जेड था ना जे था, वो जी है उसमें। वॉट कैन स्विगी जिनी डू फॉर यू, क्या हुक्म है मेरे आका। ये काफ़ी यूनिक लगा मेरे को कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अलग ही स्टार्टअप है ये। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस हो गई। अब बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, या बिजनेस। जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी ना, जो हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वैसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था इकोनॉमिक रिफॉर्म वाले चैप्टर में, उसी का यहाँ पे हल्का सा देख लेते हैं डिस्कशन। पहले आप ये तीनों की हेडिंग डाल दो।
देखिए देख लेते हैं लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। पहले लिबरलाइजेशन से पहले 1991 से पहले सरकार का इसी तरीके से पूरा पूरा कंट्रोल था बिजनेस के ऊपर। यानी कि न केवल फैक्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए, बल्कि क्या बनाओगे, कितना बनाओगे, किस प्राइस पे बेचोगे, इन सब की परमिशन भी गवर्नमेंट से लेनी पड़ती थी। पूरा पूरा कंट्रोल था। मतलब शॉर्ट में ऐसे कह सकते हो, मतलब कांख में दबा के रखते थे कंपनियों को गवर्नमेंट वाले, ठीक है ना। अब वो पकड़ थोड़ी लूज कर दी, लाइसेंस लेना पड़ता था। अब बहुत सी जगह तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट खैर अब तो खत्म कर दी है, मतलब अननेसेसरी कंट्रोल हटा दिए। मतलब पहले कंट्रोल को ज़्यादा ही थे। सपोज जैसे आप घर से बाहर निकल रहे हो और मम्मी कहें यार उल्टे हाथ पे चलियो, सड़क क्रॉस करे तो देख के करियो, सब लोग करे तभी करियो, कोई चीज़ देख खाने को खाइयो मत, फोन कर दियो पहुंच जाए तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। बस यही गवर्नमेंट करती थी। अब क्या किया है, अब वो अननेसेसरी कंट्रोल से ना उन्हें हटा दिया है। अब थोड़ी सी ज़्यादा आज़ादी दे दी। हालांकि अभी भी खुले बैल की तरह तो नहीं छोड़ा है, लेकिन हाँ पहले के मुकाबले आज़ादी ज़्यादा दे दी है, ठीक है ना। अब लिबरलाइजेशन में तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग द प्राइस। अब अपने प्रोडक्ट का प्राइस तुम लोग ही डिसाइड करो। तो आप कोई सर हम ही तो करते हैं, पहले नहीं करने देते थे। 1991 से पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी इस प्राइस से ज़्यादा बिकेगा ही नहीं। कई बार कंपनियां जाती भी थी, भैया रॉ मटेरियल महंगा हो गया, हमें 10 रुपये बढ़ाने दो, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल कहते थे 5 रुपये बढ़ेंगे बस जाओ। अब गवर्नमेंट ने कहते तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है ज़्यादा प्राइस चार्ज करने की, करो चार्ज, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और देखते हैं लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स कम किए हैं। हाँ 1991 से पहले ना 45% 50% तक का इनकम टैक्स होता था बेटा, और स्लैब की होती थी 10,000 20,000 बस। अब तो 2.5 लाख तक फ्री है। पहले इतना खतरनाक टैक्स स्लैब था, वो टैक्स कम किया। और भी जो तमाम लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट थी उसको ख़त्म किया। अब तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी उनको सीधे सीधे बेच दिया। जैसे लेटेस्ट अभी एयर इंडिया बेचा, उससे पहले इलेक्ट्रिसिटी बेची यूपी में, जैसे आगरा में। इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन हुआ था 2009 में किया था। पहले सरकारी बिजली थी। पहले आपको याद हो, अगर आपको तो याद नहीं होगा, मम्मी पापा से पूछना, पहले लाइट बहुत जाती थी उनके ज़माने में, घंटों तक लाइट नहीं आती थी, और आती भी थी तो वोल्टेज फ्लक्चुएट करते थे। अब लाइट इतनी नहीं जाती है, ये प्राइवेटाइज कर दिया ना, अब लोग बिल दे रहे हैं। पहले लोग बिल का नाम ही नहीं जानते थे, बिजली का बिल भी कुछ होता है, अब बिल के नाम से घबरा जाते हैं। अब जिनके घर में एसी नहीं है वो वैसे पसीनों के मामले हालत ख़राब है, और जिनके घर में एसी हैं तो उनके पसीने छूट रहे हैं बिल देख करके, ठीक है ना। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब सीधा सीधा मतलब ये है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से उनको सीधा सीधा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया है। ग्लोबलाइजेशन, पहले बड़ी बड़ी कंपनियों आने नहीं दे रहे थे, यहाँ पे बिजनेस करने नहीं दे रहे थे, अब कह रहे हैं करो। जैसे कोका कोला 1977 में भाग गई थी, 1991 के बाद ही आई है दोबारा। और सही मायने में देखा जाए तो आज हम जो तमाम ब्रांड देख रहे हैं, जो हम तमाम ब्रांड और आप यूज़ भी कर रहे हैं हम और आप, वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। पहले 1991 से पहले 2 व्हीलर में वही 2 चलते थे बस, LML और बजाज के स्कूटर, जिसमें मैंने तो बचपन में धक्का भी लगाया है। उनको पहले लिटा करके पेट्रोल हिलाना पड़ता था तब जाके वो चलता था। अब आजकल तो बेटा कितने सारे 2 व्हीलर हैं, अल्सर पल्सर, ठीक है ना, वो सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही है। इतने तमाम तरह के हम ब्रांड यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, टीवी हो, LED हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही बेटा, ठीक है ना। तो असर क्या हुआ है इसका, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन इंडियन बिजनेस। कंपटीशन बढ़ा है, पहले कंपटीशन नहीं था। पहले यार प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा बनाओ, पब्लिक के पास कोई चॉइस नहीं, तब तो कंपटीशन है बेटा। पब्लिक सेक्टर को MNC और इनसे जो प्राइवेट सेक्टर है बड़े बड़े, उनसे कंपटीशन झेलना पड़ता है अब तो। आगे देखते हैं। अब कस्टमर भी ज़्यादा डिमांडिंग हो गया, अब कस्टमर को पता चलेगा ना हमारे पास चॉइस है, अब वो भी ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। आगे पहले था प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, अब है मार्केट ओरिएंटेशन। अब तो कस्टमर राजा है बेटा, कस्टमर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। कस्टमर जैसा चाहता है वैसा ही काम करना पड़ेगा, वैसा ही प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा, प्राइस भी हिसाब से कंट्रोल करना पड़ेगा इवन। आगे देखते हैं, ये असर पड़ा है LPG का।
और देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ है। अब एक नया एग्जांपल ये टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट में, पहले स्पीकर ऐसे थे, अब तो ये हॉरर मूवीज़ में ही देखते हो आप, ये वाले स्पीकर अब नहीं देखने को मिलेंगे। हॉरर मूवीज़ में से देखने को मिलते हैं, ऐसे अपने आवाज़ निकलने लग जाती है इसमें भूत प्रेतों की। अब तो देखो ऐसे ऐसे स्पीकर आ गए हैं बढ़िया बढ़िया। ये स्पीकर बहुत बढ़िया है JBL का, मस्त क्वालिटी है इसकी एकदम, ठीक है ना। ब्लूटूथ से ही कनेक्ट हो जाता है और खूब बढ़िया साउंड देता है। और अब नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, अब पढ़े लिखे लोगों की जरूरत ज़्यादा है, ठीक है ना। पहले क्या था, इंटर BCom के बाद ही जॉब लग जाती थी सरकारी, अब नहीं लगती बेटा, अब और स्किल चाहिए कंपनियों को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज PSUs हैव टू बी मोर एफिशिएंट। अब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उन्हें और ज़्यादा एफिशिएंट बनना पड़ेगा। अब ये मान के चलो ये गवर्नमेंट ही है बेटा, ये मूवी आप समझ गए होंगे किस मूवी की बात कर रहा हूँ मैं। ये है गवर्नमेंट और ये दोनों मान लो बेटा PSU 1 PSU 2। पहले गवर्नमेंट का पूरा पूरा प्रोटेक्शन था, अब गवर्नमेंट कह रही भैया हमारा प्रोटेक्शन खत्म, अब अपने हिसाब से जियो। जिस वाली प्रोड्यूस सीन में कह रहे हैं ना आमिर खान अपनी दोनों बेटियों से, और जैसे पानी में तालाब में फेंक देते हैं, फिर आवाज़ आ रही होती है ऊपर से कि हर जगह तुम्हारे पिताजी काम में नहीं आएंगे, ऐसी गवर्नमेंट ने कह दिया। अब हर जगह हमारे भैया ट्रेजरी हमारी सब्सिडी काम में नहीं आएगी, अब तो मैं अपने आप से एफिशिएंट बनना पड़ेगा। यही गवर्नमेंट ने कर दिया, अचानक से धक्का दे दिया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को। अपने हिसाब से चलो भैया, हम कब तक तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा डिटेल में बात बेटा प्लेलिस्ट दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, अगेन वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप पूरा डिटेल में देख सकते हो, मस्ती कर सकते हो मेरे साथ और पूरा कंटेंट भी नोट कर सकते हो, ठीक है ना। ये तो हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोच कर रहे हैं। बस चैप्टर में इतना ही था, थैंक यू सो मच। चैप्टर 3 भी हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में प्लानिंग वाले चैप्टर को टारगेट करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।